दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करने के बाद उस प्रोडक्ट की सेटलमेंट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है और इसके साथ ही जब वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उसके रिटर्न चार्जेस आपके इस कमीशन में से कितने डिडक्ट किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स और इसके साथ ही प्राइस को आप कैसे इसमें अपडेट करेंगे या जीएसटी का स्लैब जो होता है वो भी आपको चेंजेस करना होता है तो वो कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे भी मैंने अपना फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसमें मैं आपको अभी मेरा जो एक्टिव ऑर्डर है उसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। दो ऑर्डर मेरे अभी यहाँ पे एक्टिव है जो कि मुझे अभी डिस्पैच करना है। इसका मैंने अभी पेंडिंग मतलब लेबल्स जो है इसके मैंने अभी निकाले नहीं है। तो अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो पूरी प्रेस है इसी की, और ये अभी लिस्टिंग जो है फ्लिपकार्ट पे अभी लाइव है। तो ये प्रोडक्ट मेरा जो है सेल हो रहा है 690 रुपये में। आप देखेंगे कि 690 रुपये में है। और रेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी 3.5 रेटिंग है, यानी कि 3.5 रेटिंग है, मतलब एवरेज इसकी रेटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। तो मैं इसी प्रोडक्ट की 690 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो इसका मुझे बैंक में सेटलमेंट वैल्यू जो होती है, यानी कि कस्टमर अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है और रिटर्न नहीं करता है तो मेरे बैंक के अंदर इसकी सेटलमेंट वैल्यू कितनी होती है वो भी दिखाऊंगा। और इसके साथ ही अगर कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है, यानी कि कोरियर रिटर्न नहीं कस्टमर रिटर्न के केस में आपसे कितने इसके चार्जेस लिए जाते हैं। तो वापस मैं अपने आ जाता हूँ इसमें सेलर पैनल पे। और यहाँ पर अभी जो है ये अगर ऑर्डर मैं अभी एक्सेप्ट करूँगा और इसके लेबल जनरेट करूँगा, लेकिन इससे पहले ये जो है मैं काफ़ी अपने प्रोडक्ट इसको मैं सेल कर चुका हूँ। तो इसका मैं आपको पेमेंट सेक्शन दिखाता हूँ पहले, कि अगर ये जो है सेल हो जाता है तो सेल होने पर आपके बैंक के अंदर जो है कितनी सेटलमेंट वैल्यू आती है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले पेमेंट, और पेमेंट के अंदर होता है ओवरव्यू। तो यहाँ पर अभी जो पेमेंट मेरे को 8 मई को जो पेमेंट आएगी उसके अंदर ये प्रोडक्ट है जिसकी की पेमेंट मेरे को रिसीव होनी है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे ये वो प्रोडक्ट है, जैसे कि ये पूरी प्रेस है और इसकी सेटलमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे सेल अमाउंट जो होता है यहाँ पे 640 रुपये दिखा रहा है, जबकि मेरी वहाँ पे 690 रुपये है। तो इसी के अंदर सारा का सारा सेटलमेंट वैल्यू, अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो इसकी जो सेटलमेंट वैल्यू निकल के आ जाती है 436 रुपये 93 पैसा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यही वो प्रोडक्ट है। ऑर्डर आईडी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो होती है यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक के अंदर जो सेटलमेंट वैल्यू होती है 436 रुपये 93 पैसा। यानी कि इसके अंदर जो शिपिंग चार्ज लगती है इसमें आप देखेंगे मार्केट प्लेस की जो फ़ीस लग रही है, टैक्स इसमें लग जाता है, और टोटल कट कुटा के जो है यहाँ पे मेरे को पेमेंट रिसीव हो रही है 436 रुपये। तो इसके अंदर ओवरऑल अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे 100 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मुझे इसमें मिलता है। ये तो हो गया कि इसके अंदर जब आप कस्टमर इसको रिटर्न नहीं कर रहा। अब मान के चलो कि कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है, तो रिटर्न के केस में क्या होता है, वापस मैं अपने पेमेंट सेक्शन में आता हूँ और इसी के अंदर जो रिटर्न होता है, जैसे मैं अभी आपको ये अभी 3 मई का पेमेंट मुझे रिसीव होगा, इसी के अंदर ये है। तो इसमें भी आप देखेंगे ये रिटर्न। तो अब रिटर्न है, चीज़ वही है, प्रोडक्ट वही है। अगर कस्टमर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरे को जो वैल्यू निकल के आ जाती है 436 रुपये का जो है पेमेंट मुझे रिसीव होगा, यानी मेरा प्रॉफिट इसके अंदर 100 रुपये का है। अब कस्टमर इसको रिटर्न कर रहा है, यानी रिटर्न है, तो रिटर्न के केस में क्या होगा, बैंक के अंदर सेटलमेंट वैल्यू। तो सेटलमेंट वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे 250 रुपये। तो 250 रुपये से मतलब ये है कि मैं आपको जब यहाँ दिखा देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे ये सेटलमेंट वैल्यू आप देखेंगे कि 250 रुपये, यानी कि आपको अगर ये प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो रिटर्न के केस में आपके जो कमीशन है उसमें से 250 रुपये डिडक्ट किए जाएंगे और प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब वो प्रोडक्ट अगर आपका यूज़ होता है, डिफेक्टिव होता है, डैमेज होता है, तो इसके लिए आप SPF जो क्लेम फाइल करेंगे और उसके बाद क्लेम आपका अप्रूव फ्लिपकार्ट की ओर से किया जाता है। अगर वो यूज़ प्रोडक्ट है, डैमेज है या रॉन्ग प्रोडक्ट इससे होता है तो कहने का मतलब ये है, अगर प्रोडक्ट आपका ठीक ठाक रिसीव हो जाता है, किसी भी कहीं कोई भी अगर यूज़ प्रोडक्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे 250 रुपये का जो है टोटल लॉस होता है। लॉस से मतलब होता है इसमें आपके शिपिंग चार्ज भी हो गए, सारा सब कुछ चार्जेस यहाँ पे, तो ये 250 रुपये।
तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं, तो मैं अभी इस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 250 रुपये जो है यहाँ पे जब रिटर्न चार्जेस आपके लगते हैं, तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करें तो उसके अंदर रिटर्न चार्जेस को अपने माइंड के अंदर रखें और रखने के बाद ही उसके अंदर आप अपने प्राइस उसमें फ़िक्स करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 250 रुपये का जो है रिटर्न चार्ज मेरे लग गया। तो अब इस केस में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट जो होता है इसका वेट कितना है। वेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका अप्रॉक्स जो वेट होता है 1.5 kg, यानी कि ये इसका थोड़ा सा हैवी वेट है, यानी 1.5 kg इसका वेट है, तो थोड़ी सी शिपिंग चार्ज भी इसकी थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो अब ये तो हो गया कि रिटर्न चार्जेस जो हैं आपके इसमें 250 रुपये लग रहे हैं। अब आपको इसके प्राइसिंग जो है वो आपको इसमें अपडेट करना है। तो प्राइसिंग अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस मैं अपने आ जाता हूँ यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर्स पे, और जो ऑर्डर होता है इसके अंदर इसका SKU होता है, SKU को आपको करना है कॉपी, और कॉपी करने के साथ ही अब आपको आ जाना है आपकी लिस्टिंग पे, माई लिस्टिंग, और यहाँ पर आपको सर्च के अंदर इसको पेस्ट कर देना है और फिर आपको कर देना है सर्च। तो ये प्रोडक्ट आ जाता है। इसमें आपको क्या करना है, एडिट लिस्टिंग। अब इसके अंदर MRP है, MRP को भी मुझे इसमें चेंज करना है। MRP मुझे इसकी 950 करनी है। और अब मैं यहाँ पर इसकी जो है वैल्यू को भी बढ़ाऊँगा ही नहीं, इसकी मुझे जो सेल प्राइस है इसको भी मुझे इसमें अपडेट करना है। तो अपडेट मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 840 रुपये। मैंने इसकी प्राइस को भी इसमें अपडेट कर दिया, क्योंकि जब रिटर्न चार्जेस आपके ज़्यादा लगते हैं तो ज़्यादा के केस में क्या होता है कि जब कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है तो अप्रॉक्स आपको इसके अंदर उसी हिसाब से आपको प्राइस इसमें सेट करनी है। तो अब यहाँ पे हाउ मच अर्न, यानी कि आपने कितना पैसा इस पर अर्न किया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल सेटलमेंट वैल्यू दिखाता है। तो ये अभी 690 रुपये की प्राइस है, क्योंकि अभी प्राइस इसकी अपडेट नहीं हुई है। तो प्राइस अगर मैं इसकी 850 कर देता हूँ, और प्राइस अभी इसकी जब अपडेट करने के बाद, जैसे अभी मैंने इसमें जो है 850 प्राइस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे इसके अंदर की लोकल सेल अगर होती है तो इसमें मेरे को 596 रुपये मिलेगा। जोनल जो नियरेस्ट जो होता है वो 550 की, और इसके अलावा नेशनल होता है तो इसमें 514 रुपये। तो अगर मैं इसको 690 की सेल कर रहा था तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेटलमेंट वैल्यू आ रही थी 434 रुपये। तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपको अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है। तो प्रॉफिट इंक्रीज़ तभी होगा जब आप इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसकी प्राइस को जो है अभी अपडेट कर देता हूँ। दोनों को मैंने अभी जैसे सबमिट नहीं किया, और इसके साथ ही इसमें जो GST का स्लैब है वो यहाँ पे 12% है, इसमें अभी 18% है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अब सबमिट। दोनों चीज़ मैंने इसमें अपडेट कर दी, और इसका HSN कोड भी आपको जो है वो चेंज करना है, क्योंकि HSN कोड भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि HSN कोड और GST का स्लैब दोनों आपके इसके अंदर करेक्ट होने चाहिए। और अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। तो अभी क्या होता है कि प्राइस इसकी चेंज नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको जो भी चेंज करना है कि इसमें देखिए कि प्राइस जो होती है, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर प्राइस इसकी की हुई थी 699। तो 699 की प्राइस को मैं इससे हाई अभी नहीं कर सकता। तो जो भी इसकी प्राइस है मैं मैक्सिमम यहाँ पे 699 की ही इसको जो है सेल करूँगा, क्योंकि अगर आपको MRP जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उसी केस में जो MRP आपने रख दी उस MRP को आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सबमिट। तो अभी मैंने इसकी जो प्राइस को 690 थी, 690 से 9 रुपये का मैंने इसके अंदर जो है अपडेट किया है, जो कि कोई खास इतना अपडेट है नहीं, क्योंकि मुझे इसकी MRP को भी चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं अपना एक टिकट इरेज करूँगा, और टिकट इरेज करने के बाद ही आप इसकी MRP को चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी कोई प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव होता है तो रिसीव होने के साथ ही उसकी जो रिटर्न चार्जेस होते हैं वो रिटर्न चार्जेस भी आपको अपने माइंड में रखना है। रखने के साथ ही आप उसकी प्राइस को उसमें इंक्रीज़ करेंगे, या टाइम टू टाइम MRP आप हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा लेके चलें, क्योंकि जब भी आप MRP को नॉर्मली आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग को तो आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन MRP जो होती है जब आप लिस्टिंग करते हैं उसी टाइम आप इसकी MRP को, जो MRP आपने रख दी है वही MRP उसके अंदर रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपको अपने जो प्रोडक्ट था उसके बारे में बता दिया कि इसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो हमेशा जो रिटर्न आपको आती है तो रिटर्न के जो चार्जेस होते हैं, कम से कम आपको अपना प्रॉफिट उतना फ्लिपकार्ट के अंदर आपको रखना ही रखना है। अगर आप उसमें प्रॉफिट इतना नहीं रखेंगे तो आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है।
तो दोस्तों ये तो था कि प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ ही लिस्टिंग जो होती है उसके अंदर प्राइस को आप कैसे अपडेट करेंगे और कैसे इसके अंदर चेक करेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।